वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं और इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पूरा कवर करेंगे। इसके टोटल हर एक टाइप का कंसेप्ट हो या हर एक टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से कुछ कुछ कंसेप्ट इसमें लिया गया है, तब ये जाके टॉपिक जो है वो एक कंप्लीट टॉपिक बन जाता है। हम लोग इसे प्रिज्म के रिफ्रैक्शन और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे आपने मिराज के बारे में सुना होगा, कैमरा कैसे फोटो खींच लेता है, वर्नाक्युलर में लेंसेज कैसे काम करते हैं, इन सारे चीजों को इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। हाँ, तो अगर आप इन सब चीजों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं तो फटाफट इस लेक्चर को पहले शेयर कर लीजिए ताकि हर लोगों को इसका लाभ मिल चुके। तो चलिए सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो कुछ मैंने पहले सिखाया था आपको, जो जरूरत की चीजें हैं उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दिखाता हूँ। और वो उसमें क्या था कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जनरली हम लोग यहाँ पे जो भी लाइट का रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन देखेंगे उसमें लाइट जो होगा वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा ये आगे जाके आपको समझ में आएगा, बट आपको ध्यान रखना है जब भी आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही ले जाना पड़ेगा, तभी ये सारी घटनाएं आपको खुद बाय खुद देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम जैसे ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, से कहां से जाएगा, रेयर मीडियम में जाएगा जैसे एयर में। तो आपको पता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है है ना, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है एज द एंगल ऑफ। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो थोड़ा सा क्या होने लगता है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये होती है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं उनकी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। ठीक है, अब ये दोनों बात अलग चीज है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इंक्रीज करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां मैंने कहा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी जो होती है किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। तो यही जो मेन इंसिडेंस है, इसी की वजह से जो है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेन कंसेप्ट यहीं से बनता है। तो चलिए अलग अलग केस में हम देखते हैं कि किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किस एंगल पर रखेंगे तो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, रिफ्रैक्टेड रे कितना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहला केस मैं यहां लेता हूं और उस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल। और उस स्पेसिफिक एंगल का नाम क्या है, उस स्पेसिफिक एंगल का नाम हम लोग लेते हैं क्या, सी। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले ये है, तो आपको यहाँ पे दो मीडियम दिख रहा होगा, है ना, एक है एयर और एक है ग्लास। तो एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास। इन दोनों मीडियम में, है ना, देखो आपको पता क्या है कि एयर क्या होता है, ये कैसा मीडियम होता है, एयर एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है, जबकि ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ये सारे कुछ एक एक करके मैंने कराया है। मैंने, अगर आप कहीं ऑफलाइन भी पढ़ते होगे या किसी पेड कोर्स में भी पढ़ते होगे तो भी इससे ज्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मैंने सारे कंटेंट, न्यूमेरिकल प्रूफ सब कुछ कराया है लाइट के बारे में। आप एक बार पूरे लेक्चर को देख लोगे तो आपको ये बात यकीन हो जाएगा कि यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको और कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। देखो जैसे ही मैंने यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया किसके ऊपर, ये ट्रांजिशन पीरियड में, क्योंकि देखो जब लाइट एक मीडियम में चलती है ना तो लाइट का स्पीड नहीं बदलता, लाइट मुड़ता भी नहीं है, सीधा निकलता है। लेकिन जैसे ही वो मीडियम चेंज करता है, जैसे ही लाइट जो है वो अलग मीडियम में जाता है तो क्या करता है, थोड़ा सा बेंडिंग या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होना शुरू होता है। तो देखो जैसे ही ये क्या है, एक ट्रांजिशन लाइन है जहां से
उसके उधर चले जाओगे तो मीडियम रेयर हो जाएगा, और उसके थोड़ा अंदर रहोगे तो मीडियम जो है वो डेंसर रहता है। क्लियर है? तो देखो जैसे यहां से गया तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बना लिया, जैसा आप लोग जानते हो। तो क्या बोला मैंने, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाता है ऐसे करके। नॉर्मल से दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर जो एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो ध्यान से देखोगे इस केस में। वैसे मैंने आपको पहले कराया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से हमेशा कम होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये चीजें डिपेंड करती है, और मैंने पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बहुत आसानी से कराया था, पूरा प्रूफ भी कराया था मैंने वहां। ठीक है, हम लोग उसका यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर है ना? जी बिल्कुल। अब ये जो कुछ, अब एक बात और जरा समझो कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, चाहे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो या ट्रांसलूसेंट मीडियम हो, है ना, यानी जहां मतलब ओपेक मीडियम भी कह सकते हो, तो ओपेक मीडियम में तो सारे लाइट क्या हो जाते हैं, बेंड बैक हो जाते हैं या कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। जबकि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो वहां पे दो तरीके की घटना होती है। एक घटना तो ये होता है कि कुछ रे ऑफ लाइट जो है वो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाते हैं, बस थोड़ा सा अपने जो पाथ होता है उससे डेविएट हो जाते हैं। और कुछ रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं उनका परावर्तन हो जाता है। क्लियर है ना? जैसे देखो यहाँ पर कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो लाइट यहाँ पे किया इसे क्या बोलते थे, अगर ये एंगल इधर से गया, अगर मीडियम में लाइट इधर चली, इस घटना को हम लोग क्या बोलते थे कि अगर लाइट गया और इसी माध्यम में वापस लौट गया तो वो लोग इसे रिफ्लेक्शन कहते थे। और आज का, है ना, क्या कहते थे, इसे रिफ्लेक्शन कहते थे। तो रिफ्लेक्शन में आर होता था। तो अभी ये वाला एंगल को ध्यान से जरा देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, ये जो एंगल बना हुआ है क्या है, ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसकी तुलना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल। अब दूसरा केस करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। चलो थोड़ा सा जब हमने बढ़ाया तो अब ध्यान से देखो, जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या किया, इसके बराबर कर दिया, इसके बराबर कर दिया। तो देखो ध्यान से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस गया, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही मैंने बढ़ाया तो अब क्या हो गया कि देखो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या कर गया, देख रहे हो, कंप्लीटली ये एक स्पेसिफिक एंगल हो गया 90 डिग्री से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और एक तो आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे ये होता है कि नहीं? तो यहां पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा बनाया गया एंगल है। यानी जैसे जैसे हमने क्या किया, देखो अब इस आई को बढ़ाया तो ये आर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, बट इसकी इंटेंसिटी जो है रिफ्लेक्टेड रे की वो थोड़ी थोड़ी कम होते जा रही है। क्लियर है? चलो अब दूसरी बात जरा समझना, तीसरी और क्या हो सकती है कि अब एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है और बड़ा करके देखते हैं। देखो और बड़ा करके जैसे ही मैंने देखा, इस एंगल को और बड़ा कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो क्या मिल रहा है कि अब लाइट तो उस मीडियम में जा ही नहीं रहा है। किस मीडियम में? दूसरे मीडियम में, अपने ही मीडियम में वो वापस आ गया कंप्लीटली लाइट। यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसमें एंगल को ध्यान से जरा देखो, तो एंगल कितना हो गया, ये तो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो ये तीन केसेस होते हैं। पहला केस समझ में आया आपको? दूसरा केस में क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो 90 डिग्री हो गया, और तीसरे केस में जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो गया। इन्हीं तीन प्रकार का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल क्या बोलता है कि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल जो होता है किसको बोलते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं जब लाइट डेंसर मीडियम से वो कहा जाता है, रेरर मीडियम में जाता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाता है रेरर मीडियम में वो 90 डिग्री हो जाए। अभी याद करो, ऐसा बताया था मैंने ना कि एक रे ऑफ लाइट जब इस मीडियम से इसमें गया ऐसे करके,
तो एक तो क्या बोला मैंने कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये इस पे घूमने चला गया और ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, तब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यानी जब 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 लाइट जो है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, याद रखिएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तब तब जो एंगल उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। क्लियर हो गया बात? चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग और थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही तो होता था। तो उस तरीके से देखो एक मीडियम क्या है, एयर है, एक मीडियम ग्लास है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल हम लोग सी को बोलते थे और एक किसके बराबर हो जाता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाता था। अगर एंगल सी जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाए तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते थे, क्रिटिकल एंगल। और ये कब होता था, ये तब होता था जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब जरा यहाँ पे एक बार हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग, आपको पता है ये म्यू से दिखाते किसको है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से, तो ग्लास से एयर में जा रहा है लाइट, ग्लास से एयर में जा रहा है, क्या ग्लास से एयर में लाइट जा रहा है कि देखो यहां जा रहा है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। तो वही जब लाइट जो है ग्लास से एयर में जाएगा तो साइन आई अपॉन साइन आर ये होता था। चलो ठीक है, और साइन आई अपॉन साइन आर का बात हम अब जरा करते हैं, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता था। अब यहाँ साइन आई को आप साइन सी कह सकते हो, क्यों कि जो अब यहाँ जो जब क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या होगा, इंसिडेंस एंगल के इक्वल हो जाता है, इसीलिए इसे साइन सी बोल सकते हो। और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री, तो बोलोगे ना साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आप बोलोगे, बोलोगे कि नहीं, जी बिल्कुल बोलोगे। तो यहां से क्या मिल गया बता जल्दी से, यहां से ये मिल गया कि साइन सी, यहाँ सी क्या है, सी जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल को। आई होप कि थोड़ा आवाज आपको आ रहा होगा क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और उसी में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, क्लियर है। हाँ, तो अब यहाँ से साइन सी को तो साइन सी रहने दो, साइन सी को साइन सी रहने दो, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। आप ट्रिगोनोमेट्री में मैं बताऊंगा आपको कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों होता है। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां तक समझ में आया आपको, इसका मतलब क्या हो गया, आप ये कह सकते हो कि जब लाइट ग्लास से एयर में जाता है तो वो क्रिटिकल एंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। अच्छा, एक बात मैंने जब कराया था आपको रिफ्रैक्टिव, तो एक बात मैंने कराया था कि अगर लाइट ग्लास से एयर में जाता है तो इसे आप अगर इसको लिखोगे तो ए म्यू जी भी बोल सकते हैं इसे 1 डिवाइड में, याद करो, याद है ये वाला कि भूल गए, ये वाला याद होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, तो अब साइन सी की अगर हम लोग यहां से बात करते हैं, है ना, साइन सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ, एयर को ग्लास से जाएंगे तो साइन सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय, है ना, ए म्यू जी। तो ये देखो यही हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ, है ना, और क्रिटिकल एंगल का ये रिलेशन होता है, और इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अब आपको ये मीडियम पता चल जाएगा। आपको एयर में पता होता है ना क्या होता है, एयर में स्पीड क्या होता है, एयर में जो लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और किसी मीडियम में निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो आप। वैसे आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा कि जो ए म्यू जी होता है,
ए म्यू जी जो होता है वो 3/2 होता है। ए म्यू जी कितना होता है? 3/2 होता है। ये आपको पता है ना कि जब लाइट एयर से कहा जाता है, ग्लास में, तो हम इसका निकालेंगे तो बताया था ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दो चीजें बता चुका हूं मैं। तो देखो, लाइट का स्पीड जो एयर में होता है कितना होता है बताओ? तो एयर में जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ग्लास में जो स्पीड होती है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो ये 3 और 8 8 तो कट जाएगा, तो 3/2 बचेगा कि नहीं। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो 3/2 होता है। तो आप यहाँ से 3/2 उल्टा कर दोगे तो 2/3 हो जाएगा, और उसका वैल्यू आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक मीडियम ले लिया, आप यहाँ पे कोई भी मीडियम रहेगा तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे दिया हुआ रहेगा, और उसके दूसरे का निकालना होगा। जैसे ग्लास से एयर का दिया हुआ है, तो अगर लेकिन आपको एयर से ग्लास का निकालना है तो क्या कर दो, 1 जो पहले दिया हुआ था उसका उल्टा कर दो, तो दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे एक नया टॉपिक है कि बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्रिटिकल एंगल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हायर होगा, क्रिटिकल एंगल जो होने लगेगा क्या होने लगेगा? बहुत कम होने लगेगा। अच्छा ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि जो क्रिटिकल एंगल सी होता है वो किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था। और ए म्यू जी जो होता है वो 1 बाय क्या होता है? जी म्यू ए के इक्वल हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको। तो वहां से आप क्या करोगे? देखो ध्यान से, यानी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाओगे तो ये भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अरे भाई अभी बताया था ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, याद करो, साइन सी जो होता है वो क्या होता है? ए म्यू जी के बराबर होता है। यानी इसको जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा कि नहीं जी? लेकिन ए म्यू जी के बराबर, लेकिन हमें निकालना क्या होता है? जी म्यू ए। तो जी म्यू ए का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जी म्यू ए हो जाएगा अगर इसे करोगे तो। साइन सी। आप जरा ध्यान से देखो कि जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कम होने लगा। इसलिए लिखा गया है कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल क्या हो जाने लगेगा? स्मॉल होने लगेगा। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो रेड लाइट होता है उसका हायर क्रिटिकल एंगल होता है ब्लू लाइट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रेड लाइट का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है ब्लू लाइट के रिस्पेक्ट में। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है, यानी क्रिटिकल एंगल धीरे धीरे क्या होने लगेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको एक बार ध्यान से रख लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? याद करो, जो तीसरा केस बताया था मैंने, वो तीसरा केस जो होता है इसी का एग्जांपल है। व्हेन रे ऑफ लाइट traveling from denser to rarer medium, it incident at an angle greater than the critical angle। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में क्या होता है? पास करता है, तो वो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो क्रिटिकल एंगल से वो ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है। तब तब जो उस फेनोमिना होती है, यानी एक तरीके से बोले कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने को होता है तो लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता ही नहीं, सारा का सारा लाइट इसी मीडियम में क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। तो इसी फेनोमिना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको थर्ड केस जो बताया था रे लाइट में, वो इसी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। देखो, इंसिडेंट रे गया इस मीडियम से, और अगर मान लो ये रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बना लेता तो हम बोलते वो क्या होता? वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता, उसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन अब देखो, जो रिफ्रैक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल कितना बना रहा है, वो एंगल बना रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या बना रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा कोण बना रहा है। और 90 डिग्री से ज्यादा कोण बनाने की वजह से जिस मीडियम में चला उसी मीडियम में लौट गया। जबकि मीडियम दोनों ट्रांसपेरेंट है तो लाइट को आगे जाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस भी है एंगल का, एंगल को ऐसे एंगल से पास भी करा सकते हैं कि ये चीजें होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका यूज तो हम लोग बहुत अलग अलग जगह में करते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन कौन से सबसे जरूरी कंडीशन हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या हो, पास कराया जाए। क्योंकि अब ऐसा क्यों है, ध्यान समझिएगा, लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्यों पास कराने की बात करते हैं, ध्यान समझिए। क्योंकि अगर लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कराएंगे तो अभी पता ये क्या होगा, इसके दूर, इससे दूर की ओर जाना शुरू करेगा, धीरे धीरे इससे दूर शिफ्ट हो रहा है। और अगर जैसे जैसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कराएंगे तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो नॉर्मल की ओर क्या होता है, जाना शुरू कर देता है। और एक एंगल के बाद वो उसका रिफ्रैक्शन होना पॉसिबल ही नहीं हो जाता है, इसीलिए क्योंकि सीधा निकलेगा और सीधा निकल जाएगा वो, है ना। भाई देखो, अगर मान लो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर करा दे तो क्या होगा, तो लाइट ये होगा, तो मान लो लाइट ऐसे से गया और इसके ओर जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे तो एक बार ऐसा होगा कि ये इस परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होने से क्या होता है कि लाइट जिस सीधा बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। तो कभी भी अब इसके आगे एंगल जा पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसे एंगल आगे बढ़ाओगे क्या, उससे पहले ही वो एंगल से सीधे निकल जाएगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और 90 डिग्री होता क्यों, क्योंकि 90 डिग्री होता है तो क्रिटिकल एंगल होता है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो बोल देंगे हम क्या है कि अब वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में करें मिरर के जगह पर तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म जो होता है ऑलमोस्ट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। याद रखिएगा, 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है प्रिज्म जो है। वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप किसी से भी करा सकते हैं, लेकिन प्रिज्म जो है वो 100% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि जो प्लेन मिरर होता है ओनली 80 to 90% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो बोलोगे बाकी को क्या करेगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन प्रिज्म जो है वो कंप्लीट 100% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं जी। दूसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म प्रोवाइड अ शार्पर, ब्राइटर एंड मोर ड्यूरेबल रिफ्लेक्शन। इसमें बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। जनरली जो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन आपको कहां देखने को मिलता है, जितने भी बाइनोकुलर्स होते हैं, पेरिस्कोप होते हैं, जितने कैमरा हम लोग यूज करते हैं, उन सब में जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। अगर ये चीज पहले से लोगों को नहीं पता होता तो आज जो आप है ना वो जो फोटो खींचते हो इतने अच्छे अच्छे तरीके से, है ना, फिल्टर लगा के सब कुछ, वो सारा मामला आज इस हद तक पहुंचते ही नहीं अगर लोगों के पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट नहीं होता। अब उसमें भी जो कैमरा, अच्छा क्वालिटी का कैमरा कैसे बन रहा है, तो जैसे जैसे लोग वैसे मटेरियल की खोज कर रहे हैं जो लाइट को बिना एब्जॉर्ब किए कंप्लीटली क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तभी तो वो पूरा का पूरा रियल इमेज टाइप का पूरा रियल चीज आपको दिखा पाएगा। नहीं तो कुछ शैडो वगैरह दिखेगा, कुछ ब्लैक हेड्स दिखेंगे, तो प्रॉब्लम होता है ना कैमरा में। तो रीजन होता है कि जो कैमरा में जो मटेरियल यूज किया गया है वो लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ कुछ नहीं करता है, जिसकी वजह से सही इमेज नहीं बन पाता। अब एक और टॉपिक पॉइंट में आता है कि आखिर इसके क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज है। तो सबसे पहला यूज है कि ऑप्टिकल फाइबर में आज जो आपको तेजी से इंटरनेट मिल पाता है, और वो सिग्नल कभी भी दूर में, वो कभी भी सिग्नल आते आते वो कमजोर नहीं पड़ा।
इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं, ताकि लाइट को थोड़ा भी आगे जाके उसमें अब्जॉर्ब नहीं होने दे, सारा का सारा लाइट को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट करते जाए, और वो लाइट उसी रिफ्लेक्शन के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़े। दूसरा होता है डायमंड में स्पार्कल। एक स्पेसिफिक एंगल से अगर आप डायमंड को देखोगे तो उसमें हमेशा आपको एक लाइट नजर आएगा। वो लाइट आता ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना वहां पे देखी जाती है। मिराज फॉर्मेशन, कभी भी आपने रेगिस्तानी इलाकों में जब बहुत तेज धूप होती है तो आपको एक धूप का इमेज दिखाई देता है, शैडो इमेज जिसको बोलते हैं, वो होता नहीं है, ऐसा सिर्फ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, उसी को मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मिराज कहा जाता है। फिर है ना, बाइनोकुलर एंड पेरिस्कोप तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा रेन सेंसर जो होते हैं, जैसे आज तुरंत बताते हैं ना कि हाँ आज यहाँ पे तेजी से बारिश होने वाला है, तो लोग कैसे बता देते हैं? वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं और इन चीजों को बहुत सही तरीके से बता देते हैं। समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ये क्लास कैसा लगा आपको? आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक यही करिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत करिए। मैं मिलता हूं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए, तभी तो हम लोग सब लोग एक अच्छे परिवार के रूप में रह पाएंगे।